प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। अब मौसम भी जैसा कि अच्छा हो गया है। हाँ, नींद थोड़ी-सी आती है, लेकिन उस पे थोड़ा-सा आपको रखना होगा नियंत्रण और अपने लक्ष्य के प्रति आपको रहना होगा पूरी तरीके से वफादार। तो यकीन मानिए फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है? अपनी वीडियो क्लास की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और भारत के संविधान के तहत पिछली वीडियो क्लास की बात करें यानी पिछली क्लास की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 101, 102 और 103 के बारे में। ठीक है, आज उसी क्लास को विस्तार देंगे और आज पढ़ेंगे 3 अनुच्छेदों के बारे में और वो 3 अनुच्छेद हैं 104, 105 और 106। अमूमन सामान्यतः यहाँ इन अनुच्छेदों पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यकीन मानिए कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपको काफी आगे ले जाता है। ठीक, तो ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम इसको रट डालिए, हाँ, लेकिन ध्यान में होना चाहिए अनुच्छेद 104 क्या है, 105 क्या है और 106 क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन 20 से बनते हैं और जो बड़ी परीक्षा है जैसे आरओ, ठीक है, पीसीएस की बात करें, आईएएस की बात करें तो इन अनुच्छेदों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और अब ये देखने में आ रहा है कि छोटी परीक्षाओं में भी कुछ क्वेश्चन इन अनुच्छेदों से उठाए जा रहे हैं। जहां-जहां महत्वपूर्ण होगा वहां मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, अनुच्छेद ध्यान में रखना है और अनुच्छेद की जो हेडिंग है वो ध्यान में होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो क्लास की। तो पहला अनुच्छेद है आज का अनुच्छेद 104। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5 और भाग 5 के तहत पढ़ रहे हैं अध्याय 2। ठीक है, तो अध्याय 2 के तहत आज का जो पहला अनुच्छेद है जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है अनुच्छेद 104 और अनुच्छेद 104 की हेडिंग क्या है, यानी कि अनुच्छेद 104 कहता क्या है। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निराहरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती। कहाँ पे बैठने के लिए? तो संसद में। ठीक है, अनुच्छेद 99 क्या है, अगर थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो वहां है संसद सदस्यों की शपथ। ठीक है, कौन दिलाएगा शपथ? शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। यही हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, और ये भी आपको बता रखा था कि चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसके लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं सांसद। ठीक है, तो यहाँ अनुच्छेद 104 कुछ चीजों की चर्चा करता है। उन व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि जो संसद के सदन में मौजूद हैं लेकिन उन्होंने 99 के तहत शपथ नहीं ली है या वो संसद के सदस्य नहीं है, तो उनके लिए अनुच्छेद विशेष तौर पर बनाया गया है। ठीक है, एक बार पूरा अनुच्छेद देख लीजिए फिर सारांश देखते हैं। क्या कहता है कि यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले यानी शपथ लेने से पहले, ठीक है, शपथ लेने के बाद ही जो सांसद होते हैं वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं, ये ध्यान में रख लेना आपको। ठीक है, से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं, यानी कि वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो उसका सदस्य बनने की अर्हता यानी योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, या निराहरित कर दिया गया हो, या निराहरित का मतलब कि पहले वो सदस्य था चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, लेकिन अनुच्छेद 102 के तहत उसे निराहरित कर दिया गया है। ठीक है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हो, या संसद ने किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए सदन में बैठने से मना कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो सदस्य है उसे किसी विधि द्वारा या किसी वजह से ये कहा कि नहीं भाई आप 2 बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई अगर आपने लोकसभा या राज्यसभा की वर्तमान कार्यवाही अगर टीवी पे देखी होगी तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पक्ष या विपक्ष का कोई भी सांसद, अमूमन विपक्ष का ही कोई सांसद अगर ज्यादा हल्ला मचाता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं? कहते हैं भाई 3 दिन के लिए आपको जो है लोकसभा से निलंबित किया जाता है, यानी 3 दिन आप लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। तो इसी कंडीशन की बात वो कर रहा है। ठीक है, सदस्यों के रूप में बैठता है या मत देता है। अब इतना कुछ होने के बाद जितना ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे कि अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का पालन करने से पहले यानी शपथ लेने से पहले और यह जानते हुए कि वो सदस्य नहीं है और वो सदन में बैठता है। ठीक है, या पहले वो सदस्य था लेकिन अब 102 के तहत उसे निराहरित कर दिया गया है, यानी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत उसे कुछ समय के लिए सदन में बैठने से रोक दिया गया है, अगर इसके उपरांत भी वो सदन में बैठता है तो। ठीक है, या बैठता है या वो मत दे देता है
यानी किसी बात पे अगर फैसला होना है तो वो अपना मत दे देता है, तो इन 2 कंडीशन में क्या होगा, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब तक वह इस प्रकार बैठता है, ठीक है? यानी बिना शपथ के, ठीक? या वो योग्य नहीं है सदस्य बनने के, यानी कि वो योग्यता नहीं रखता है जो संसद सदस्य की होनी चाहिए, या उसे 102 के तहत निराहरित कर दिया गया है, यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है? इन कंडीशन में अगर वो सदन में बैठ गया, ठीक है? या उसने अपने मत का प्रयोग कर दिया, तो क्या होगा, प्रत्येक दिन के लिए जब तक वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, 500 रुपए, यही चीज ध्यान में रखनी है। 500 रुपए की शस्त्र, शस्त्र का मतलब यहाँ पे होता है दंड कह सकते हैं, ठीक है? फाइन कह सकते हैं, ठीक है? शस्त्र का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी, ठीक है? यानी एक लाइन में इस अनुच्छेद को समझना है तो आपको ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं रहता है या संसद का सदस्य नहीं है, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले लेता है, वो अपना मत दे देता है, तो जितने दिन वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लिया, तो प्रतिदिन 500 रुपए के अर्थदंड से उसे दंडित किया जाएगा और वो उससे एक ऋण के तौर पर संघ वसूलेगा, यानी केंद्र सरकार वसूलेगी। यही इस अनुच्छेद का सारांश है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अध्याय 2 के तहत एक छोटी सी हेडिंग और है, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, ठीक है? इसको संविधान में 2 अनुच्छेदों के तहत बांधा गया है। एक है अनुच्छेद 105 और अगला अनुच्छेद है 106, ठीक है? तो 105 क्या कहता है? 105 कहता है संसद के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, ठीक है? इनकी चर्चा की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विशेषाधिकार, ठीक है? कौन-कौन से विशेषाधिकार संसद सदस्यों को मिले हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, दोनों के लिए एक समान विशेषाधिकार संविधान उन्हें देता है, ठीक है? तो अनुच्छेद 105 4 भागों में बटा हुआ है। पहले तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि संविधान में क्या दिया हुआ उसे देखते हैं। तो अनुच्छेद 105 का फर्स्ट क्या कहता है? कहता है कि इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रखते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगा, ठीक है? एक लाइन में कहें तो जो भी सांसद सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का है चाहे लोकसभा का है, वो अपने सदन में बोलने की स्वतंत्रता रखता है। हाँ, किस तरह से उसको बोलना है, कितनी मर्यादा में रहना है, ये निर्णय करेगा उसका सदन या संसद, ठीक है? तो 105(1) के तहत सांसदों को वाक स्वतंत्रता दी गई है, यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोल जाएंगे, ठीक है? यानी किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे शब्दों का नहीं प्रयोग करेंगे जो अमर्यादित हों, इसके लिए संसद ने नियम बना रखे हैं। एक लिस्ट है पूरा शब्दों की, ठीक है? कि कौन-कौन से शब्दों का प्रयोग जो सांसद हैं वो अपने-अपने सदन में नहीं करेंगे, ठीक? उनके अधीन रहते हुए आप वैसे शब्दों का प्रयोग ना करिए, बाकी आपको बोलने की पूरी स्वतंत्रता 105 के तहत सांसदों को पूरी स्वतंत्रता सदन में बोलने की मिली हुई है, ठीक है? ये है 105 का फर्स्ट। 105 का सेकंड क्या कहता है? कहता है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है? संसद में जो भी सांसद सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा में, संसद में क्या बोलता है, क्या कार्य करता है, अगर वो उसने किसी बात पर अपना मत प्रकट किया है, तो क्या मत प्रकट किया है, इस संदर्भ में कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उसे न्यायालय में इस कार्रवाई को नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है? 105(2) इसी बात को स्पष्ट करता है, ठीक? एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि संसद में या उसकी किसी समिति में, संसद या उसकी जो समितियां बनाई जाती हैं उन समितियों में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात, जो सांसद सदस्य है वो कोई भी बात अगर कहता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि एक तो वाक स्वतंत्रता देता है लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाता है, लेकिन अनुच्छेद 105 का 2 वहीं पे ये कहता है कि उसके द्वारा संसद में अगर कोई भी बयान दे दिया गया, ठीक है, कुछ भी बात कही गई या अपशब्द ही प्रयोग कर दिया गया, तो उस संदर्भ में उसे किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि वो मामला न्यायालय तक नहीं जाएगा।
जो भी सुलझाना होगा, अगर लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष सुलझाएंगे, राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति सुलझाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे ध्यान में रखिए, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी जो सांसद सदस्य ने बोला है, यानी या जो संसद में जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई पत्र या प्रतिवेदन या जो मत दिया गया या जो कार्रवाई हुई, उन संदर्भ में भी कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है, यानी कि न्यायालय में दोष सिद्ध के लिए इन्हें नहीं ले जाया जा सकता। एक लाइन में आपको समझना है तो ये समझिएगा कि अनुच्छेद 105 का 2 ये कहता है कि संसद में जो सांसद हैं उनके द्वारा कहे गए, ठीक है, कि उन सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात के लिए, किए गए किसी काम के लिए, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, किसी भी न्यायालय में अभियोग पंजीकृत नहीं कराया जा सकता, यानी कि न्यायालय में वो मामला नहीं जाएगा। वो सुलझेगा कहाँ? वो सुलझेगा लोकसभा में ही। लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति, यानी संसद में ही मामला सुलझ जाना है। ये है इनका विशेषाधिकार। ठीक है, 105 का 3 क्या कहता है कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा निश्चित करेगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड को छोड़ देते हैं। और भी अगर कोई विशेषाधिकार देना होगा तो उस संदर्भ में संसद विधि बनाएगी और वो विशेषाधिकार इन सांसदों को दिए जाएंगे। जैसा कि अभी इस अनुच्छेद के लास्ट में मैं कुछ विशेषाधिकार आपको बताऊंगा जहां पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और यहीं पे ये भी व्याख्या है कि अगर संसद ऐसी विधि नहीं बनाती तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं वही विशेषाधिकार दिए जाएंगे। इसी 105(3) में ही बताया गया है। 105(4) की बात करें तो 105(4) क्या कहता है कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे चलना होगा और ये ध्यान में लाना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और बोल सकता है। तो ऐसे दो हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एक भारत के महान्यायवादी और दूसरे जो मंत्री होते हैं वो। ठीक है, तो इन दोनों के संदर्भ में व्यवस्था संविधान में की गई है कि वो सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी यही व्यवस्था की गई। जैसे महान्यायवादी चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में क्या कहते हैं, क्या लिखित तौर पे कहते हैं, क्या मौखिक तौर पे कहते हैं, तो अनुच्छेद 105(2) के तहत उनकी भी कही गई और लिखी गई बात को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि न्याय योग्य वो भी नहीं है। ठीक है, किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध भी नहीं होगी, यही व्यवस्था 105(4) कहता है। तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, दो मैं आपको बताऊं, एक तो भारत के महान्यायवादी और दूसरे जो संघ के मंत्री हैं वो। ठीक है, वो संसद में जो भी कहते हैं मौखिक या लिखित उनके विरुद्ध भी किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये तो 4 हुए संविधान के संदर्भ में। लेकिन अभी 3 में हमने क्या देखा कि संसद विधि द्वारा अन्य विशेषाधिकार भी सदस्यों के लिए बना सकती है। तो उसी संदर्भ में ये 6 विशेषाधिकार विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा, इनको मैंने छोटी सी हेडिंग के तहत बांध रखा है। अन्य संसदीय विशेषाधिकार, इसमें पहला क्या कहता है, सदन की कार्रवाई के दौरान किसी सदस्य को सदन की अनुमति के बिना किसी न्यायालय में साक्षी होने को नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, अगर किसी मामले में किसी सांसद को, ठीक है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है या ये कह सकते हैं कि गवाही देने जाना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी होगी कि इनको आप वहां भेजिए साक्षी होने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तब तक इन्हें किसी न्यायालय में साक्षी होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, अगली संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो सदन के किसी सदस्य को सदन के बुलाए जाने से 40 दिन पूर्व, सदन सत्र के दौरान तथा सदन स्थगित होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा, यह छूट फौजदारी मामलों में नहीं प्राप्त है। ठीक, तो यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूं कि संसद के ऐसी व्यवस्था है कि पूरे साल में संसद के 3 सत्र बुलाए जाएंगे।
ठीक है, यानी संसद की 3 बैठक बुलाई जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, ये ध्यान में रख लेना है। तो बैठक बुलाए जाने के 40 दिन पहले, जब तक सत्र चलेगा तब तक, और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक, ठीक है। किसी भी दीवानी मामले में, दीवानी मामले का मतलब जमीन जायदाद का मामला, ठीक है, इन मामलों में इन सांसदों की गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी करनी अगर है तो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा से, लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि फौजदारी मामलों में ये छूट या ये विशेषाधिकार सांसदों को नहीं मिला हुआ है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि अगर संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को गिरफ्तार करना है तो लोकसभा का अगर है तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही उसे फौजदारी मामलों में गिरफ्तार किया जाएगा संसद सत्र के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये दिन ध्यान रखिएगा, 40 दिन पहले सत्र शुरू होने के और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद, और जब सत्र चल रहा हो उस दौरान, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 300 से अधिक दिन ऐसे बैठते हैं कि इस आधार पर दीवानी मामलों में किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है सांसदों द्वारा, ठीक है। और दुरुपयोग क्या है कि वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं थी जब वो सांसद बना, लेकिन जैसे ही सांसद बनता है पता चलता है कि उसके पास तमाम जमीनें उस क्षेत्र की उसके पास है। तो ये इसका दुरुपयोग जो है, ये सांसद अपने विशेषाधिकार के तहत इस समय सभी की बात नहीं की जा रही है, कुछ सांसद ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगले विशेषाधिकार की बात करें तो अगला विशेषाधिकार है संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी व्यक्ति, ठीक है, अगर लोकसभा का परिसर है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का परिसर है तो राज्यसभा के सभापति, इनकी आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो सदस्य हो लोकसभा या राज्यसभा का, चाहे बाहरी व्यक्ति हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये है प्रोटोकॉल, ठीक है, या इनके विशेषाधिकार हैं कि चाहे सदन का सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, अगर वो उस समय सदन के परिसर में है, अगर लोकसभा के परिसर में है तो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी, और राज्यसभा के परिसर में है तो राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेने के बाद ही चाहे सदस्य हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। अगले विशेषाधिकार की बात करें तो अगला विशेषाधिकार है सदन को अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने का अधिकार है, यानी सदन कार्यवाही अपनी कैसे चलाएगा इसका नियम बनाने का उसका पूरा अधिकार है, ठीक है। अगले विशेषाधिकार की बात करें तो सदन को अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को अपनी अवमानना, ठीक है, तो अपने सदस्यों, इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी सांसद सदस्य की अवमानना करते हैं, उसका अपमान करते हैं इस कंडीशन में, या बाहरी व्यक्तियों को अपनी अवमानना का मतलब संसद की अवमानना, ठीक है, इन दो कंडीशन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो सांसद सदस्यों का अपमान करता है, ठीक है, या उनकी मानहानि करता है और संसद की अवमानना करता है, तो ये विशेषाधिकार मिला हुआ है, ठीक है, या इन विशेषाधिकारों का हनन करता है तो इस संदर्भ में उसे बंदी बनाने और दंड देने का अधिकार है, ठीक है। ये किसको अधिकार है बंदी बनाने और दंड देने का? ये संसद को अधिकार मिला हुआ है कि वो ऐसे लोगों को बंदी बना सकता है, ऐसे लोगों को दंडित भी कर सकता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि संसद में जेल भी है, ठीक है, वहीं पे इनको रखा जाएगा, परंतु ऐसा दंड सदन के सत्र दौरान तक ही होता है। तो ये ध्यान रखना, जब तक वो सत्र चलेगा तब तक ही उसे वहां पे बंदी बनाया जा सकता है, और जैसे ही सत्र समाप्त होगा वो स्वतः ही छूट जाएगा। तो बंदी भी बनाया जा सकता है, अर्थदंड यानी कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों। तो ये सदन का विशेषाधिकार है, ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी सांसद सदस्य उसकी अवमानना करने से पहले एक बार सोचिएगा, ठीक है। अगला विशेषाधिकार है सदन को विशेष परिस्थितियों में गुप्त तरीके से सदन की बैठकें संचालित करने का अधिकार है। किसी विशेष परिस्थिति में सदन चाहे तो अपनी गुप्त बैठकें संचालित कर सकता है, ठीक है। तो 4 तो अनुच्छेद के तहत है, 105 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 105 3 के तहत ही कई विशेषाधिकार संसद ने सांसदों के लिए और संसद सामूहिक रूप से संसद के लिए बना रखे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, 6, तो इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, और जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये मामला, ठीक है, दीवानी मामलों में कितने दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है, सत्र समाप्त होने के कितने दिन बाद तक नहीं गिरफ्तार किया जाता है, और कितने दिन पहले तक नहीं गिरफ्तार किया जाता है, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब आते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते,
ठीक। तो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी सीधे अनुच्छेद पूछ लेता है, किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था की गई है या जिक्र किया गया, तो अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 106। कहता क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी 106 सीधे सीधे सदस्यों को वेतन और भत्ते देने की बात करता है, ठीक है। और कौन तय करेगा? संसद तय करेगी और समय समय पर विधि बनाकर। वर्तमान व्यवस्था यह है कि हर 5 साल बाद ये रिव्यू किया जाएगा सांसदों का वेतन का और हर 5 साल बाद इनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अगर संसद ऐसा नहीं करती है तो यहाँ कंडीशन जोड़ दी गई है कि ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन के संविधान सभा के सदस्यों को मिलता था उसी आधार पर कितनी वृद्धि होनी है वो सब बढ़ा करके ये वेतन इनको दिया जाएगा 106 के आधार पर, ठीक है। तो अभी यहाँ से कितना ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 106 के तहत संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। वेतन, तनख्वाह, भत्ते का मतलब कि रूम का किराया, ठीक है, उनके खाने का, उनके आने जाने का, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है, उसको कहते हैं भत्ता। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो एक सांसद सदस्य का वेतन कितना है, तो वेतन है इनका 1 लाख रुपए प्रत्येक माह, ठीक है। यानी एक महीने की सैलरी इनकी है 1 लाख रुपए। उसके साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है इनका, निर्वाचन क्षेत्र में जो ये जाते हैं ना तो वो भत्ता है इनका 70,000 रुपए प्रति माह। वैसे ही कार्यालय खर्च है 60,000 रुपए प्रति माह, ठीक है। तो कुल मिला के 2,30,000 रुपए प्रति माह इनको वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और साथ ही साथ कार्यालय खर्च दिया जाता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा दैनिक भत्ता जब इनकी ड्यूटी होती है, यानी ये कह सकते हैं जब ये संसद में होते हैं तो इनकी ड्यूटी है, ठीक है, तो उस समय प्रतिदिन 2,000 रुपए के हिसाब से इन्हें मिलता है दैनिक भत्ता, ठीक है। तो मूल रूप से इनकी सैलरी 1 लाख रुपए, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए, कार्यालय खर्च 60,000 रुपए, ये वर्तमान में है एक सांसद की सैलरी, ठीक है। 2,30,000 रुपए ये जाके बैठता है और अगर संसद का सदन चल रहा है तो उस दौरान 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको देना होगा दैनिक भत्ता, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। जल्दी ही अलग अलग स्ट्रीम के जो एग्जाम है उससे संदर्भित वीडियो क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे अभी आरपीएफ का पेपर होने वाला है तो उस संदर्भ में भी कुछ वीडियो क्लास मैं आपको दूंगा और ये अपनी निरंतर क्लास चलती रहेगी। 2 सब्जेक्ट पे हम लोगों ने फोकस किया है, एक तो संविधान और एक प्राचीन भारत। तो पहले ये 2 समाप्त करेंगे फिर उसके बाद आगे के सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि अपनी नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन चीजें जो बताई जा रही हैं उनको लिखते जाइए, ठीक है। चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।